नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट और मेरे साथ हैं आज विनोद रंगा जी आनंद कला मंच रिकॉर्डिंग स्टूडियो भिवानी में। आपको मालूम है कि हम समय-समय पर इस स्टूडियो में आने वाले साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार आदि मित्रों से आपको मिलवाते रहते हैं। तो इसी कड़ी में विनोद रंगा जी भी आज मेरे साथ हैं जो अभ्यास कर रहे हैं बांसुरी वादन का। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है और इन्हें बांसुरी वादन का शौक कैसे लगा है। तो विनोद जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी विनोद जी, सबसे पहले बताइए कि आपको बांसुरी वादन का शौक कैसे लगा? सर, बांसुरी वादन का शौक जैसे मेरे अनुभव का रहे तो ये अनजाने में लगा था। अच्छा। और ये सन ईयर 2003 की बात है। जी 2003। हाँ, तो उस दौरान मुझको कोई अनजाने में मिलकर मिले। अच्छा। तो उनका नाम सूरज। सूरज। और वो बिहार से थे। जी। तो वो उनकी हालत थोड़ी गरीब उस टाइम भी थी और इस टाइम भी गरीबी है। अच्छा। तो वो रिक्शा चलाते थे जी। तो उनके देखकर वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते। तो उनको देखकर मेरा बस मन ऐसा लगा कि तू भी कुछ से मतलब बजा। तो धीरे धीरे मैंने बाजार से या कोई बेचने वाला आता था। हाँ, बांसुरी खरीद लिया आपने। तो धीरे धीरे बजाता रहता था। लेकिन ये पता नहीं लगा कि कब ये हॉबी इतनी मतलब अच्छी बन जाएगी। अच्छा, अब कहाँ तक पहुँचे हो? इसमें कोई पीस बजा के दिखाइए आप हमें। अच्छा, ज़्यादातर मैं ओल्ड सॉन्ग ही बजाता हूँ सर। चलिए कोई भी बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। और मतलब ये तो आप अभ्यास अभी कर रहे हैं। भगवान आपको इस कला में और आगे ले जाए, आपका अभ्यास सफल हो, हम यही कामना करेंगे। तो फिलहाल मतलब आप किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये भी अपने दर्शकों को बता दीजिए। मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में जी कला अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, फिलहाल आप कला अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है कि इससे पहले आप फाइन आर्ट के यानी कि प्राध्यापक भी रह चुके हैं, लेक्चरर भी रह चुके हैं। ये एक दुर्भाग्य कहिए चाहे दुर्योग कहिए कि भाई घूमते फिरते और आप यहाँ कला अध्यापक तक पहुँचे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है इस क्षेत्र में, तो ये सब कैसे क्या हुआ, कुछ बताइए। सर, ये जीवन की देखो एक सच्चाई है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जी ठीक है। और रात के बाद सवेरा होता है। जी जी जी। तो इससे वो मैं ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहूँगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हाँ, मैं कला अध्यापक स्टार्टिंग में मैं कला अध्यापक के पद पर कार्यरत हुआ। आप जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें जज के रूप में भी जाते थे। मेरे साथ आपकी मुलाकातें हुई हैं, कई हम आपस में मिले हैं। मैं नाटक के क्षेत्र में जाता था एक जज के रूप में, संगीत के क्षेत्र में जाता था और दूसरी प्रतियोगिताएं होती थी उनमें जाता था। और आप फाइन आर्ट के एक जज के रूप में जाते थे, पैनल में होते थे। तो वहाँ पर आपसे मेरी मुलाकातें होती रही हैं। तो तभी मैंने ये प्रसंग छेड़ा और आप इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बताना चाहते थे, तो चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता के बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म सर गांव रानीला जी, जिला भिवानी में। जिला भिवानी हरियाणा। हरियाणा में हुआ। जी जी। और मेरी आरंभिक शिक्षा जो है वो शायद मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है कि 2nd क्लास तक गाँव में। मेरे पिताजी आर्मी में थे जी। और वो तो उसके बाद हम उनकी मेरे को याद है कि पूना में पोस्टिंग थी, महाराष्ट्र पूना में। महाराष्ट्र पूना में वहाँ पर शायद 3rd क्लास तक मैं 3rd या 4th क्लास तक पढ़ा हूँ। उसके बाद 89 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए ड्यू टू एक्सीडेंट। तो उसके बाद हम गाँव आ गए सर। गाँव में भी शायद 4th क्लास में तक ही रहा। उसके बाद मेरी मदर है, वो हम सब मिलकर भिवानी सेटल हो गए। आप कितने भाई बहन हैं परिवार? हम 2 भाई सर और एक सिस्टर।
अच्छा, दूसरे भाई क्या कर रहे हैं? वो भी हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट में आयुष विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर है। और माता जी? माता जी गृहिणी। गृहिणी। और परिवार में आपकी परिवार में हाँ पत्नी है, वो जी हाउस वाइफ है जी जी। और 2 बच्चे हैं। तो ये जो आपकी कला है, इससे परिवार वालों को कोई दिक्कत नहीं होती? परिवार वालों को तो देखो जी, ये तो समझने वाला होना चाहिए। जी जी जी। है ना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। तो इसका अभ्यास कब कैसे करते हैं? अभ्यास जब भी समय मिलता है अपनी बांसुरी को लेके मैं बैठ जाता हूँ घर पे। अच्छा। और बजाने लग जाता हूँ, चाहे दिन हो चाहे शाम हो, वो टाइम नहीं देखता। तो इसके साथ साथ जो आपकी पेंटिंग है, ड्राइंग है, उसके बारे में भी हाँ, पेंटिंग के फील्ड में सर जैसे काफ़ी सालों से मैं लगा हुआ हूँ वैसे तो मैं लेकिन अभी स्टार्ट किया है। जैसे मैं क्राफ्ट वर्क का लिपन आर्ट है। अच्छा। लिपन आर्ट और मोजाइक आर्ट होती है, और क्राफ्ट का तो है ही, साथ में ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, पोस्टर कलर पेंटिंग ये करता हूँ। मतलब कि बांसुरी वादन के साथ साथ आप पेंटिंग हाँ। और ड्राइंग को भी मतलब अपनाए हुए हैं? जी सर। और ये कहिए कि पहले आपने पेंटिंग ड्राइंग को अपनाया, उसके बाद बांसुरी को अपनाया, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र नहीं है क्या? इनमें कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? अलग क्षेत्र तो मैं तो नहीं मानता सर, क्योंकि है ये कला के क्षेत्र, दोनों कला के क्षेत्र। हम यूं तो नहीं, यूं तो कहा गया है कि जीवन ही कला है और कला ही जीवन है, लेकिन उसमें भी फिर थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। जीवन जीना अपने आप में एक दूसरी तरह की कला है, और जो जीवन के साथ जो दूसरी कलाएं जुड़ी हुई हैं जो हमारे मनोरंजन के लिए हैं, वो अलग अलग है। तो बांसुरी वादन को आप किस तरह से लेते हैं? अपने मनोरंजन के लिए लेते हैं या फिर इससे कुछ आगे भी आप करना चाहते हैं? मनोरंजन अपने लिए लेता हूँ सर, और आगे भी करना चाहता हूँ मैं कुछ। तो इसके लिए तो कहते हैं कि बिना गुरु के जो है इस तरह की कलाएं हमें आती नहीं। जैसे संगीत कला है तो वो बिना गुरु के नहीं आती। ड्राइंग पेंटिंग है, उसमें भी गुरु तो चाहिए, लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति अपना अभ्यास करता है तो वो उसमें कुछ ना कुछ सीख सकता है। लेकिन संगीत तो एक ऐसी कला है जिसमें कि घराने हुए हैं संगीत के, यानी कि उन घरानों के बिना संगीत सीखा ही नहीं जा सका है, यानी कि कोई ना कोई गुरु ऐसा अपनाना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं? सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ पूर्णतः जी, है ना। कई फील्ड ऐसी हैं जो अनुभव से सिखाती है जी। मैं बांसुरी की बात नहीं कर रहा, बांसुरी बात सही बात कि अनुभव से सिखाती है जी। जैसे चित्रकला मेरा स्टार्टिंग से पहले मैं इसमें शौक था, तो इसमें भी मैंने ज्यादा ज्ञान किसी से नहीं है, अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से। नहीं फिर भी हाँ, मतलब बांसुरी वादन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जरूरी है, क्योंकि मान लो हम थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं, इस पे बजा सकते हैं, लेकिन जो इसकी गहराई में ज्ञान है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, वो तो गुरु के बिना हमें उसकी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश यही है कि कोई अच्छा गुरु मेरे को भी मिले और मैं उनसे ज्ञान प्राप्त करूं। क्योंकि देखिए लिखने के लिए जो मतलब बेसिक कह गया जो भी अल्फाबेट जो होते हैं वो तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन एक जब सही गुरु मिलता है वही बताता है कि कहाँ हमें दीर्घ मात्रा का इस्तेमाल करना है, कहाँ लघु का करना है। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी, यानी कि भाषा के जो आपके मैं उनकी बात करूंगा, शिक्षक तक की बात करूंगा, प्राध्यापक तक की बात करूंगा, कि जब उनका लिखा हुआ हमारे सामने आता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले और अपने आप को मतलब के साहित्य का धुरंधर कहने वाले भी लघु की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह लघु मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत अखरता है यदि किसी जानकार के सामने वो चीज़ पहुँचती है। तो जैसे कि भाई दो वाक्यों को जोड़ने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी क्या के साथ मतलब लघु ई की मात्रा लगाई जाती है, और सामने आपके आता है कि उसने दीर्घ का इस्तेमाल किया हुआ है, और जब हम देखते हैं तो वो अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षक कहलाता है, प्राध्यापक है, हिंदी का है। तो फिर देखिए मतलब जब इतनी बड़ी बड़ी गलतियां शास्त्रीय ज्ञान अधूरा होने की वजह से लोग करते हैं, तो ये तो संगीत है, इसमें भी मात्राओं का बड़ा खेल है। बिल्कुल जी। तो इसमें आप कैसे क्या करेंगे, आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना यही है कि कोई अच्छा गुरु मिले मेरे को, ठीक है, और मैं उनसे जो इनका, क्योंकि कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, शास्त्रीय ज्ञान उनसे प्राप्त करना चाहूँगा। गुरु का तो मतलब ही ये होता है कि भाई हमारे सामने जो भी अंधकार है, जो भी समस्या है, उसका वो मतलब निवारण करे, प्रकाश दिखाए और आगे बढ़ाए। तो इस लाइन में आपको गुरु तो बनाना ही चाहिए, जहाँ तक हम समझ। हाँ, बनाना चाहिए सर। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि अपना जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर
इनके गुरु मेरे को मिले नहीं, बांसुरी के बांसुरी वादन की। तो कुछ कमी ये भी खल रही जी। है कि भी दूर जाना पड़ेगा जी, टाइम निकालना पड़ेगा और फिर सर्विस करते करते इतना टाइम निकलना जी, संभव नहीं होता। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इससे नहीं। तो इसके साथ साथ जो आपकी दूसरी लाइन चल रही है समानांतर लाइन, जिसमें आप सिखा भी रहे हैं, बच्चों को ड्राइंग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपने घर पे सुना है कि एक वर्कशॉप भी आप आयोजित करते हैं समय समय पे, और आपने मतलब अपना एक संग्रहालय भी ऐसा बनाया हुआ है जिसमें अपनी ड्राइंग पेंटिंग आप रखते हैं? जी सर, मैं वर्कशॉप आयोजित नहीं करता मैं। जी जी, मैंने अपनी वर्कशॉप बना कर जी, आपकी अपनी वर्क करता हूँ। हाँ, जिस तरह से कि भी आप अपना अभ्यास करते हैं, वहाँ पर आपकी कलाकृतियाँ वहाँ संग्रहित हैं। यस सर। तो ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है। तो जो इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो ड्राइंग पेंटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो उनको कैसे क्या करना पड़ेगा? उनको बस स्टार्टिंग में अभी मैंने स्टार्ट किया जैसे। जी जी जी। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि अभी समर वेकेशन आएंगे, इस दौरान मैं अपने हॉबी क्लासेस बच्चों के लिए तो ये निःशुल्क रहेंगी शायद? हाँ, निःशुल्क रहेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है, संघर्ष के बाद दिया है, तो इस कला को आगे बढ़ाने के लिए मतलब हम जैसे जो कलाकार होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि और भी सीखें, लोग आएँ, सीखें और आगे बढ़ें। जी सर। इसके अलावा कुछ और आपने सोचा है? बस अब तो दो ही हैं, एक तो अपनी चित्रकला की तरफ ध्यान देना जी, और बांसुरी वादन। तो आपके मतलब सहपाठी भी रहे होंगे इस किस्म के जिनसे आपको ये प्रेरणा मिली है, कुछ गुरु रहे होंगे? एक है मेरे कजन ब्रदर हैं जी, तो मिस्टर पवन सिंधु जो गुड़गांव में सेटल है। जी जी। एक गुरु भी हैं इसी राजेश जामरा जी परवाना से। ठीक है, तो उनके पास मैंने जैसे कोर्स किया था पेंटिंग का। हाँ, अच्छा, तो उनसे बहुत प्रेरित रहा मैं। जी जी। तो वो नेशनल अवार्डी हैं जी। और इंटरनेशनल लेवल तक अपने आर्ट वर्क को भेजते हैं। जी, ड्राइंग पेंटिंग में। जी सर। जी, उनको काफ़ी उपलब्धियाँ मिली हैं, इसमें मान सम्मान भी मिला है। बहुत। तो आपको इस लाइन में कोई मान सम्मान बढ़ा? हाँ, बिल्कुल बढ़ता है सर। मैं स्टेट लेवल तक, हाँ स्टेट लेवल में मेरे को अवार्ड मिला था। जी जी। अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार उसका अनुभव जी, बताइए बताइए। तो सन 2005 की बात है सर जी। तो वहाँ पर स्टेट लेवल का कंपटीशन जिसमें पेंटिंग, स्केचिंग और एक्स्ट्रा जैसे, तो मैं भी चला गया वहाँ पर। तो मेरे पास वहाँ पर सिर्फ मैं अपने बैग लेके गया था, मेरे पास कोई भी मतलब उपकरण चित्रकला से संबंधित नहीं था। तो जैसे ही प्रतियोगिता स्टार्ट हुई, मुझसे थोड़ा जस्ट पहले बाहर दुकान थी, वहाँ से मैंने एक चार्ट ले लिया। चार्ट के साथ में मैंने बोला दुकानदार को कि भी एक पेंसिल होती थी, तो सौभाग्यवश उसने चारकोल पेंसिल दे दी, जो मैंने इतनी यूज कभी की कभी यूज नहीं की। लेकिन सर जैसे प्रतियोगिता और जो स्टूडेंट थे ना सर, जो भाग लेने आए हुए थे, तो उनके पास अलग अलग तरह की सीटें, अलग अलग तरह की पेंसिल कलर थे। जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना अच्छा मतलब बना, वो लुक भी अच्छा आया। तो उस कंपटीशन में स्केचिंग में मेरे को प्रथम स्थान प्राप्त। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो ये आपका मतलब पहला एक ऐसा अनुभव रहा जिसने आपको प्रोत्साहित किया। आपको उसमें अगर फर्स्ट पोजीशन ना मिलती तो शायद हो सकता है कि आप निरुत्साहित हो सकते थे। तो अपने इस अनुभव के आधार पर आप जो आजकल के बच्चे बच्चियां जो ड्राइंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको बस एक ही संदेश है जी, अभ्यास पर ही सब कुछ। जी। तो आप शिक्षा विभाग में मतलब बतौर ड्राइंग टीचर अब सेवारत हैं, तो सरकार की तरफ से ड्राइंग को कोई बढ़ावा दिया जा रहा है फिलहाल? अब तो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है सर। दिया जा रहा है। हाँ, एक तो ड्राइंग टीचर की पहले पोस्ट निकली थी, अभी रिसेंटली पीजीटी ड्राइंग की निकली। अच्छा। और अभी ज्वाइन हुए हैं पीजीटी फाइन आर्ट। अच्छा अच्छा। तो इसमें अब जो पहले सिलेबस था ड्राइंग का, वो चेंज कर दिया। अब आ गया प्रैक्टिकल वर्क। जी। उसमें अपना परंपरागत आर्ट से लेके जी जी फ्यूचर में जो आर्ट चल रहे हैं, मतलब क्या क्या चीजें चल रही है, उनको संभालित किया गया है। मतलब जो अपने सरकार के जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, उनमें ड्राइंग सिखाने की अब कोशिश की जा रही है। और समय समय पर स्टेट लेवल पर वर्कशॉप लगती है, और समय समय पर ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी
उनको अभ्यास करवाया जाता है। विद्यालय में कोई प्रतियोगिता होती है इस किस्म की? हाँ होती है सर, विद्यालय में स्टार्ट हो गए नेशनल तक तो जाती है, जैसे कलात्सव है ना, वो कल्चरल फेस्ट है, ठीक है, ये है स्टूडेंट के लिए। तो टीचर के लिए मैंने सुना है, मैंने भाग नहीं लिया अभी तक, रंगोत्सव, हाँ, उसमें टीचर भाग लेते हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरा अपना ये मानना है कि इसमें जो मटेरियल यूज होता है ड्राइंग की प्रतियोगिता में, वो एक बहुत महंगा समझ लीजिए होता है, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से होती है? क्योंकि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें तो ऐसे बच्चे आते हैं बेचारे जिनके पास मतलब आर्थिक संसाधन बहुत कम होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है अभिभावकों की, तो उसकी व्यवस्था विद्यालय कैसे करता है? ये थोड़ी सी समस्या तो आ रही है, लेकिन जैसे पोस्ट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे मोस्टली 99% सब में पीजीटी फाइन आर्ट पोस्ट है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो ड्राइंग टीचर की पोस्ट होगी, तो वहाँ पे सरकार की तरफ से मटेरियल भेजा जाता है। अच्छा, हाँ, सरकार की तरफ से मटेरियल भेजा जाता है, विभाग की तरफ से। तो इसके मतलब उपरांत विद्यालय का जो प्राचार्य होता है, मुखिया होता है, उसका क्या दृष्टिकोण रहता है इस मैटर जो आपके पास जो मटेरियल भेजा जाता है इस संदर्भ में? इसमें ऐसा सर, जैसे पीजीटी की पोस्ट है तो वहाँ पे एक तो कला कक्ष की व्यवस्था है, हाँ व्यवस्था की जाती है जी, और साथ में प्रैक्टिकल वर्क के लिए उनको जो कला कक्ष दिया गया है वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क होता है। तो इसमें सभी जो प्राध्यापक हैं, ठीक है, प्राचार्य, उनका सकारात्मक होता है, और इसमें समय भी चाहिए, तो समय कैसे निकल पाता है? विद्यालय में तो वही मतलब पीरियड वाला सिस्टम चल रहा है और ड्राइंग के लिए बहुत समय चाहिए, तो वो फिर कैसे होता है? वो तो जैसे जिस पोस्ट पे है टीचर उस पोस्ट का तो काम करेगा, प्राध्यापक फाइन आर्ट का है उतने समय में वो करेगा। हाँ, वही आज जैसे प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल जरूरी नहीं है कि एक दिन में पूरा हो, प्रैक्टिकल ही ज़्यादा होता है फाइन आर्ट के अंदर, और जो और सब्जेक्ट है जैसे, तो उनके कंपेरिजन में कुछ सब्जेक्ट है जैसे फाइन आर्ट, ललित कला, उसमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है, और उसमें जरूरी नहीं है कि एक बार में पूरा हो, टीचर 2 दिन में पूरा करवाएगा, तो इसमें तो बल्कि संयम से ही काम करना होता है। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी कोई सरकारी मतलब खर्चे पर कोई सामान खरीदना होता है किसी भी संस्था के लिए, तो कुछ मुखियाएं हैं, जो कुछ मुखिया जो हमारे हैं उनका ये रहता है कि भाई इस चीज में इतने पैसे बचा लिए जाएं, इसमें इतने बचा लिए जाएं, सभी बराबर नहीं होते। सही बात। तो अपवाद के तौर पर हम कहते हैं कि कुछ जो मुखिया हैं, विद्यालय मुखिया, उनकी कोशिश रहती है कि इस चीज में ये पैसे बचा लिए जाएं, इसमें ये बचा करके यहाँ खर्च कर दिए जाएं, मतलब चाहे वो विद्यालय में ही लगाएं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि ड्राइंग के लिए जो मटेरियल खरीदने की बात आई उसमें भी किसी प्राचार्य ने ये कहा हो कि आप इसमें से इतने बचा लीजिए, इतने वहाँ पे खर्च हो जाएंगे, इतने वहाँ हो जाएंगे? सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, आप अपनी बात कीजिए। हाँ, तो गुजरानी में था जी, तो वहाँ पे ग्रांट आई थी, ठीक है, फाइन आर्ट की जी, तो मैंने पूरी ग्रांट प्रयोग की थी। अच्छा, कोई किसी तरह का किसी का कोई इंटरफेयर नहीं। ऐसे ही मतलब अभी तो जैसे मैं तो ड्राइंग पोस्ट पे हूँ। आप कौन से विद्यालय में? अभी मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगा में कार्यरत हूँ। तो वहाँ का क्या मतलब रुझान है इस कला के प्रति? ये स्टाफ का कहिए, विद्यालय में अभी जैसे नई पोस्ट आई है, क्रिएट हुई समझ लो। जी जी। तो अभी ये पोस्ट आई है, तो अभी क्या है कि बच्चे क्या समझते थे, बच्चों का सोचना यही था कि जो चित्रकला विषय है ये 6 to 8 या 1st to 8th तक पढ़ा है। तो अब उनको यही पता लग गया है कि 9th क्लास से +2 तक ये विषय हम पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे चाहेंगे। रुचि बहुत है बच्चों की, काफी है, तो आगे भी मतलब इस फील्ड में हम आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, मतलब जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, पहले ये विषय क्यों लुप्त हुआ? क्योंकि सरकार इसके प्रति उदासीन हो गई थी। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं इसके मुताबिक? तो नहीं, अब बिल्कुल एक्टिव है डिपार्टमेंट भी सरकार। अच्छा, पहले एक दूसरी बात ये थी कि इसके समानांतर लिए जाने वाले जो विषय थे, जैसे कृषि था, सबसे पहले कृषि ने इसके ऊपर दावा बोला ड्राइंग के ऊपर, तो फिर धीरे धीरे ड्राइंग समाप्त होती चली गई। फिर संस्कृत का जो विषय था उसने बोला, फिर जो दूसरे इसके साथ साथ चलने वाले विषय आए, ऑप्शनल जिसको कहते हैं हम, वो आए, उन्होंने ड्राइंग के ऊपर दावा बोला और ड्राइंग समाप्त हो गई।
तो आज ऐसे कौन से विषय हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं और मतलब लगता है कि ड्राइंग को उनसे खतरा है? आपके हिसाब से है कोई ऐसा विषय विषय तो ऐसा कोई नहीं है विद्यालय में? उसका कारण ये है कि आज के टाइम में हर विषय की महत्ता है, चाहे संस्कृत मान कृषि विज्ञान और ऑप्शनल में बोलते हैं उसको NSQF, उसमें स्किल डेवलपमेंट, जी जी, ताकि बच्चा स्टार्टिंग में उस विषय के बारे में जाने और ज्ञान प्राप्त करे। जैसे ब्यूटी वेलनेस है लड़कियों के लिए, ऑटोमोबाइल है, ठीक है, बैंकिंग है, बैंक के क्षेत्र में जाना चाहे और इस तरह के काफी विषय हैं। तो उसमें बच्चा एक चीज है रुचि के कारण, जिसकी रुचि होगी ना जिस विषय में, उसमें जा सकता है। तो विनोद जी, बड़ी अच्छी बात है कि सरकार भी आज ड्राइंग को बढ़ावा दे रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे अपने मतलब दर्शकों के लिए कि ड्राइंग को सीख करके बच्चे किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी कि उनके लिए स्कोप क्या है? स्कोप में सर बच्चा अध्यापक बन सकता है और अपने खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है। जैसे पेंटिंग का, ठीक है, पेंटिंग का पोर्ट्रेट बना सकता है, स्टार्ट कर सकता है साथ पे, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, कार्टूनिस्ट बन सकता है, ठीक है, और न्यूज कार्टूनिस्ट, ठीक है, कार्टूनिस्ट बन सकता है। और भी काफी फील्ड हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रही है फिलहाल। हाँ, जैसे फिल्मों के क्षेत्र में फिल्म क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आर्ट डायरेक्टर की जरूरत है, वो मतलब जब आर्ट की समझ होगी तभी बच्चा बन पाएगा। आर्ट डायरेक्टर जी। और हाँ, एक है स्कल्पचर का जी, आर्टिस्ट बन सकता है, मूर्ति कला में बन सकता है। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत अच्छा लगा और हम समझते हैं कि ये बातचीत हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे विनोद रिंगा जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपने बांसुरी वादन के शौक को लेकर के, अपने अध्यापन पेशे को लेकर के और ड्राइंग पेंटिंग को लेकर के, अपनी रुचि के बारे में और इस क्षेत्र में जो कुछ भी ये कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके बारे में ये बातचीत कर रहे थे। हमें विश्वास है कि इनके साथ की गई बातचीत आपको पसंद आई होगी और आपको यदि ये बातचीत पसंद आई है तो निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ मिले। और यदि आप में भी इस तरह की प्रतिभा है, रुचि के अनुसार आप कोई अभ्यास इस तरह का कर रहे हैं तो आप आनंद कला मंच में आइए, आपका स्वागत है।